बालाघाट सिवनी के पूर्व सांसद बोध सिंह भगत से सुप्रीम पावर की सीधी बात। बालाघाट जिले के पूर्व सांसद बोध सिंह भगत जी के हम ऑफिस में आए हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि जब ये सांसद थे तो इन्होंने लोगों के लिए क्या क्या किया। और एक मुद्दे की बात ये भी है, मैं इनसे पूछूंगा। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि महोदय जी, जब आप किसान आदमी हैं, किसानी से लेकर आपका राजनीति में आने में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा? मेरा शुरू से जनता की सेवा करना चाहता था मैं। सब मेरी शुरुआत राजनीति सरपंच से हुई जी। मैं करीब 20 साल ग्राम पंचायत का सरपंच रहा, गोबरगुंदी पंचायत का। फिर जनपद में जनपद सदस्य के रूप में भी रहा मैं, वहाँ भी सेवाएं दी। तो जनता की सेवा करना मेरा उद्देश्य रहा है। सत्ता में रह कर के लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना, विकास के कार्य करना और जनता का जो शोषण होता है उसको रोकना और जनता को एक अच्छी शासकीय शासन व्यवस्था उनको दिलाना, ये मेरा उद्देश्य रहा है। उसी कारण से मैं पहले सरपंच बना, उसके बाद में फिर मैं विधायक बना, उसके बाद में मैं सांसद बना। और मुख्य उद्देश्य मेरा ये जनता की सेवा करना इस माध्यम से। जी जी, मतलब आप 2 बार विधायक बने? एक बार विधायक रहा, एक बार बाद विधायक रहे, एक बार सांसद रहा। सर, अब दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, जब आप बालाघाट जिला सिवनी के सांसद थे तो आपने कितने करोड़ का विकास किया है जब आप सांसद थे? करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं। मैं कुछ मुख्य कार्य आपको गिना देता हूँ जी। करीब 13-14 साल से सिवनी नागपुर जो हाईवे, नेशनल हाईवे 7 नंबर रुका पड़ा हुआ था, जिसको मैंने फॉरेस्ट का एनओसी दिला करके उस कार्य को स्वीकृत करवाया। और आज वो पूरा मार्ग जो है पूर्ण तैयारी बनने की तैयारी में है। वो मैंने एक मार्ग आपका बहुत दिनों से ख़राब पड़ा हुआ था, पिपरवानी टिरोड़ी रेड्डी नाका मार्ग, जिसको मैंने सांसद रहते स्वीकृत कराया। उस मार्ग को भी करीब वहाँ 30-40 ग्रामों के लोग वहाँ से आना जाना करते थे उड़ी से, उसको भी मैंने स्वीकृत करवा करके उसको पूरा करवाया। करीब 2200 करोड़ का जो मलाजखंड अंडरग्राउंड SCL की जो खदान है, उसको 2200 करोड़ स्वीकृत करवाया। उसके लिए वो बंद होने की कगार, वो 100 साल खदान चलेगी और उससे बहुत सारे लोगों को, बेरोजगार युवकों को रोज़गार मिलेगा। और गडकरी जी केंद्रीय मंत्री थे, मैंने साकड़ी डांगोरली का जो ब्रिज है 33 करोड़ का, उसको भी स्वीकृति प्रदान करके वो भी उसका निर्माण कार्य शुरू है। पूनी बटरमाना का पुलिया जो है 7 करोड़ का, उसको भी स्वीकृति दिलवाए। और अनेक ऐसे ज़िले में मार्ग है जो हमने करोड़ों रुपए के मार्ग है जिनको स्वीकृत करवाया। और काफ़ी तेज़ गति से हमने अपने कार्यकाल में इस ज़िले का विकास कराया। अपना वारासिवनी से लेकर तुमसर मार्ग, ये भी पूरा खस्ता हालत में था, इसको पूर्ण करवाया। कटंगी से बोनकट्टा मार्ग, इसको भी हमने पूर्ण करवाया। तो बहुत सारे ऐसे 2-2, 3-3 नेशनल हाईवे हमने स्वीकृत करवाया। एक गोंदिया से बालाघाट सिवनी नेशनल हाईवे, उसका भी प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया था मेरे कार्यकाल में, उसको भी पूर्ण करवाया मैंने। एक मार्ग आपका बालाघाट से मंडला, लामता मंडला, उसको भी हमने नेशनल हाईवे स्वीकृत करवा करके उसको स्वीकृत करवाया था। और रेलवे में भी हमने बहुत, आज तक जितना कार्य नहीं हुआ उतना कार्य हमने रेलवे में करवाया। बालाघाट गोंदिया जबलपुर बड़ी रेल लाइन का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हमने करवाया। और फॉरेस्ट की एनओसी नहीं मिली थी बालाघाट से नैनपुर तक, हमने उसका फॉरेस्ट का क्लियरेंस दिला करके और उस ट्रेन को भी हमने चलवाया। बालाघाट समनापुर एक पार्ट बच गया था समनापुर से लामता नैनपुर का, तो वो भी कार्य ठेकेदार के मरने के कारण उस समय पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन अभी वो पूर्णता की ओर है। वो भी जल्दी वहाँ से ब्रॉडगेज गोंदिया से जबलपुर, इस ज़िले की जनता को उसकी सौगात मिलेगी। काफ़ी आने जाने में सुविधा होगी और दक्षिण उत्तर भारत को जोड़ने वाला सबसे अच्छा मार्ग है। करीब 300-400 किलोमीटर की दूरी कम होगी उससे। तो जनता के बीच में अच्छी छवि थी और
जनमानस की भावना थी कि बोध सिंह भगत को दोबारा टिकट मिलना चाहिए। अब इसके बावजूद उन्होंने टिकट नहीं दिए, तो ये तो ज़्यादा अच्छा है कि वही बताएंगे किस कारण से मुझे टिकट नहीं दी, किसके दबाव में नहीं दी गई या कोई किसके उसमें नहीं दी गई प्रभाव में। ये ज़्यादा अच्छा है कि आप उनसे पूछें। तो सर उसके बाद भी आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा? हाँ, निर्दलीय लड़ा मैंने चुनाव। मैंने 5 साल सेवाएं की थी जनता की, इसलिए मुझे मेरे कार्यकर्ताओं ने सबने कहा कि नहीं, हम चुनाव में उतरेंगे। पार्टी ने दुर्भावनावश हमें टिकट नहीं दी, तो इसलिए मैंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। उसमें मुझे हार मिली, जनता का जनादेश स्वीकार है। ये तो हार जीत का सवाल होते रहता है, जो नेता लोग हैं कभी हारते हैं कोई जीतते हैं। फिर भी बालाघाट की जनता सर आपसे एक पूछना चाहती कि आप अभी कौन-सी पार्टी में हैं? नहीं, मैंने उस समय भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि मुझे चुनाव लड़ रहा था मैं, तो मैंने इस्तीफा दे दिया था। अभी मैं स्वतंत्र हूँ, अभी किसी पार्टी से मैं कोई सदस्य नहीं हूँ किसी पार्टी का, स्वतंत्र हूँ। तो सर अब दूसरा सवाल ये रहेगा मेरा, मतलब सवाल तो रहेंगे, तो अभी आने वाले समय में आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? अब ये तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन अभी तो मैं स्वतंत्र हूँ। जो भी चुनाव आएंगे स्वतंत्र रूप में ही लड़ेंगे हम। सर और एक मुद्दा है, जैसे अभी कुछ अपना बालाघाट ज़िला बाढ़ से ग्रसित हुआ था, जहाँ पूर्वी आया था, तो आपने उन जो बाढ़ग्रस्त एरिया है वहाँ का आपने दौरा किया, और क्या क्या आपको लगा, ऐसा क्या क्या महसूस हुआ, और कौन से बड़ी अधिकारियों से आपने बात करके लोगों का समाधान के लिए कुछ बोला है? अभी जो बाढ़ से काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का, मैं 2-4 गांव में गया था। एक कुमली है, बोरगढ़ है, खैरी देखा, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। और हमने कलेक्टर को भी बोला कि भी जल्दी इनका प्रकरण बना के शासन से जो मुआवजा है दिलाने के लिए हमने उनको दिशा निर्देश दिए हैं। काफ़ी क्षति हुई इस एरिया में, काफ़ी फसलें बर्बाद हो गई है, पैरा होगी धान की फसलें तो बिल्कुल। हम चाहते कि उनको अधिक से अधिक मुआवजा मिले, और यदि सरकार उसको उनको पर्याप्त मात्रा में मुआवजा नहीं देती तो उसके लिए हमको उनके हित के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आप तो लड़ने वाले में से हैं, हमें भी पता है। फिर भी सर एक मुद्दा गरमा रहा है बालाघाट ज़िले में। यहाँ पे जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। जब आप सांसद थे तो आपके रहते में ऐसा, मतलब आपको तो पता होगा कि उस वक्त कितने लोगों को रोज़गार मिला है और अभी की क्या स्थिति है? ये बात बिल्कुल सही है आपका कहना कि अभी रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। हम तो जिस समय सांसद थे तो हमने बहुत सारी भर्तियां निकाली थी सरकार ने, उसमें बहुत सारे बेरोज़गार लोग लगे थे। और दूसरे रूप में भी हमने जैसे प्रधानमंत्री आवास का बहुत वृहद स्तर पर काम चला पूरे ज़िले में, उसमें बहुत सारे लोगों को काम मिला, रोज़गार मिला। और आगे भविष्य में भी अभी हमारा सरकार से भी यही अनुरोध है कि भाई बेरोज़गारों को कोई काम मिले, कोई ऐसे उद्योग धंधे खोलने के लिए भी हमने बहुत प्रयास किया। उसी के तहत हमने जो मलाजखंड की जो SCL की जो माइंस है उसको हमने अंडरग्राउंड माइंस की हमने स्वीकृति प्रदान की, ताकि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोज़गार मिले। थोड़ा सा यहाँ उद्योग धंधे की कमी है, कारण यहाँ पर्याप्त आवागमन के साधन नहीं थी। ब्रॉडगेज नहीं होने के कारण भी बहुत सारी ज़िले में उद्योग धंधे नहीं खुल पाए। उसके लिए भी हमने अपने कार्यकाल में प्रयास किया कि नेशनल हाईवे जल्दी पूर्ण हो, और रेलवे का भी यहाँ से, ताकि जो बहुत सारे जो उद्योगपतियों को यहाँ पर संयंत्र लगाने के लिए, उद्योग धंधे खोलने के लिए एक पर्याप्त सुविधा मिले, इस दिशा में हमने बहुत प्रयास किया है जी। और सर अभी बालाघाट जिला एक दर्शनीय स्थल बन चुका है जहाँ रमरमा है। रमरमा का नाम आपने जहाँ तक सुने होंगे, शायद गए होंगे आप। हाँ, रमरमा हमारे श्रद्धा का केंद्र है, भगवान भोले शंकर का वहाँ मंदिर है। और बहुत सारे अपने हमारे ज़िले के लोग वहाँ पर शिवरात्रि के दिन बहुत तादाद में दर्शन करने जाते हैं। और मैंने भी अपने सांसद के कार्यकाल में मैंने 11 लाख रुपया लोगों को, कभी कभी भूले पड़ जाते हैं, पानी आती, वर्षा होती, रुकने का साधन नहीं थी, तो मैंने एक अपने सांसद निधि से 11 लाख की वहाँ पर एक बहुत बड़ा भवन बनवाया है, ताकि लोग यहाँ पर आराम कर सके, यहाँ पर सहारा ले सकते इस भवन में, और ये बोले से बचाव कर सके। कभी पोहा लेके जाते हैं लोग, नांदिया लेकर के, तो उनको रुकने के लिए कुछ नहीं था वहाँ पर, तो मैंने 11 लाख रुपए दिया उसके लिए। तो महोदय जी, हमारी टीम भी गई थी वहाँ सुप्रीम पावर न्यूज़ की रमरमा में,
तो वहाँ सिर्फ रहने के लिए स्थान बना हुआ था। अब वो किसकी निधि से बना, प्रोटेक्शन है ना, लाइट की व्यवस्था है, वहाँ पे झरना का जो बहाव आ रहा है, बार बार से लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता है, फिर भी वहाँ पे सेफ्टी के तौर पे कुछ काम नहीं हो रहा है। नहीं, वहाँ पर पहले रोडों का साधन नहीं था जी। तो हमने वहाँ पर CSR के फंड से, तो वहाँ पर हमारे त्रिवेदी बंधुओं की माइंस है, उनके द्वारा हमने एक वहाँ पर सामुदायिक भवन भी बनवाया था और रोड का भी कार्य किए थे। और भी वहाँ पर जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है हम जिला प्रशासन से और CSR के मद से वो कार्य पूर्ण करवाएंगे। उस पर आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, उसके लिए आप धन्यवाद। ज़रूर हम ये जो अधूरे कार्य है उसको पूरा कराएंगे। सर, अभी एक सबसे बड़ा मामला यहाँ पे बालाघाट ज़िले में उठा था राइस मिल का, जो कुछ दिन पहले राइस मिल को सील कर दिया गया, फिर राइस मिल शुरू हो गई, कहीं घोटाले हो गए, मुख्यमंत्री जी उनकी जांच करा रहे हैं। तो इस संबंध में मतलब ये तो जो अभी जो घोटाला हुआ, जो चावल आया था, अभी बहुत जगह चावल सप्लाई हुआ होगा, वो 2 नंबर का चावल था, अब वही लोग, गरीब लोग उसको खा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा सर आपकी तरफ से कुछ शब्द रहना चाहिए। हम चाहते हैं गरीबों को अच्छा खाना मिले और उनको अच्छा राशन मिले। कभी कभी प्रकृति की मार के कारण से अनाज की क्वालिटी बिगड़ जाती है और जो हमारी सरकार के पास में इतनी पर्याप्त जो है व्यवस्थाएं नहीं है कि जो अनाज को, जैसे खरीदी केंद्रों के ऊपर गोडाउन नहीं है, कभी कभी बेमौसम बारिश हो जाती है, उसके कारण अनाज खुले में पड़ा रहता है, उसके कारण क्वालिटी ख़राब हो जाती है। कुछ तो ये भी कारण है, कुछ दोष मैं तो समझता हूँ सरकार को धान खरीदने के पहले इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि पूरा किसानों के पास का धान जो है उसकी गुणवत्ता बनी रहे, पानी में ना भीगे, तो उससे उसका उत्पादन अच्छा होगा, उसका क्वालिटी अच्छी बनेगी। यदि आप उनका धान यदि बिगड़ गया, अंकुरित हो गया है, पाखड़ हो गया है, तो उसका चावल भी वैसी बनेगा। तो जितना दोष सरकार का है, मैं समझता हूँ इसमें सरकार का दोष है। सरकार को पहले व्यवस्था करनी चाहिए, उसके रखरखाव की पूरी व्यवस्था करना चाहिए और उसके बाद व्यापारी के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए कि आप अच्छी क्वालिटी का हमें माल दो। व्यापारी यदि 10% दोषी है तो सरकार का दोष 90% है। वो खुले में अनाज रखती है, उसके कारण अनाज खराब हो जाता है और वो पाखड़ होने के कारण लोगों के बीच में बढ़ता है। इसलिए पहले व्यवस्था सरकार को करना पड़ेगी, तब जाके क्वालिटी में सुधार आएगा। जी महोदय जी, आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। बैगा ओलंपिक यहाँ पे होता था हर साल, 5 साल तक मुझे पता चला कि शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त आते थे और हर साल आपके प्रोग्राम में वहाँ पे उन्होंने दस्तखत दी और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता था। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? अभी क्या स्थिति है और कैसा महसूस होता है? शासन की अच्छी पहल है। बैगा जाति जो है पिछड़ी हुई जाति है, जंगलों में निवास करती है, शिक्षा के क्षेत्र में भी वो काफ़ी पीछे हैं और उनका शासन का मुख्य उद्देश्य है कि उनका विकास करना, उन कला के क्षेत्र में भी आगे लाना, उनका प्रोत्साहित करना उनको। इसीलिए सब कार्यक्रम किए जाते हैं और उसमें उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और वो समाज जो है अब शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे आ रहा है और मुख्य धारा से जुड़ रहा है। वो मैं भी 2-4 बार उन कार्यक्रम में गया अपने संसदीय कार्यकाल में, तो हम लोगों ने भी जितनी उसको अच्छी सुविधाएं देना था वो बराबर शासन से हमने दिलवाया उनको। और एक शासन की अच्छी पहल है, कम से कम वो समाज को आगे लाने के लिए इस दिशा में सब कदम उठाए जा रहे हैं। सर, अगला सवाल ये है मुझे आपसे कि खैरलांजी तहसील में, बालाघाट ज़िले में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको चाहते हैं और हमने देखा है, जीरो लेवल से देखा है कि जो गरीब घर का किसान है, गरीब घर का जो आदमी है, जिसकी जो भी समस्या है आपके घर आते हैं, जो भी समस्या उनको, मतलब आपको ऐसा लगता है कि इसमें सही में कुछ राज है, तो आप उन अधिकारियों से बात करके उसको अवगत कराते हैं, तो लोगों में एक बहुत बड़ी खुशी महसूस होती है। ये मैंने देखा है। तो लोग तो सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया करेंगे कि एक हमारे गांव का सांसद, खैरलांजी तहसील का एक सांसद जो फ़ोन पे काम करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है सर कि आपको लोग बहुत मानते हैं ये सब चीज़ के लिए कि आप सिर्फ फ़ोन में बात करके सब काम उनका हो जाता है सोल्व। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में सेवा के उद्देश्य से राजनीति में आया है और मुझे दूसरे का दुख दर्द देख के नहीं होता। जब भी उन पे कोई मुसीबत आती है, कष्ट आते हैं, तो मेरा कोशिश रहती है कि मैं उसका निवारण करूं और उस टाइम चाहे शासन तंत्र से हो, चाहे अपने स्तर पे हो, जितना उनको मैं उनकी समस्या हल कर सकता हूं, मैं प्रयास पूर्ण रूप से करता हूं कि उनको कष्ट से मुक्ति मिले।